on forward with our lecture session. I will invite Dr. K.N. Prasad sir, ex-professor and head, Department of Microbiology, SGPGI Lucknow. Topic His topic is about COVID-19 pandemic, second wave. Over to you, sir. So I'll come directly to the possible because we are now facing the second wave. So we'll discuss the possible reasons for second wave. क्यों second wave आया? पहले वेव के बारे में आप लोग सब जानते हैं जो ये चाइना का वुहान सिटी में हुआ था। और पहला रिपोर्ट जो हुआ था दिसंबर 2019 में हुआ था। वो एक्सपेक्टेड है जो केस दिसंबर के पहले नवंबर में ही था, लेकिन WHO ने मार्च 2020 में इसको पैंडेमिक घोषित किया। 3 महीने WHO ने इसको पैंडेमिक घोषित करने में लिया। ये 3 महीने में चाइना से कम 50 लाख आदमी 30 डिफरेंट कंट्रीज में चले गए और जाकर के पूरा दुनिया भर में ये पैंडेमिक को फैलाया पहले वेव में। अब सेकंड वेव का जो रीजन था, हम लोग बार बार बोल रहे थे, या हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे थे जो मास्क जरूरी है, 2 गज के दूरी, लेकिन हम लोग जो कोरोना गाइडलाइंस सरकार द्वारा प्रिस्क्राइब था, वी डिड नॉट फॉलो दी कोरोना गाइडलाइंस। और देयर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस एज वेल अमंग द पब्लिक, क्योंकि हमें नहीं पता था जो कोरोना इतना भयंकर रूप से आएगा। किसी ने इसको एक्सपेक्ट नहीं किया था जो कोरोना विल कम इन सच ए बिग वे। बट हम लोग क्या करते रहे, सोशल गैदरिंग करते रहे, स्कूल मॉल खुल गए, सब हम लोग जाते रहे। हम लोग इतनी बड़े एक डिजास्टर होने वाला है इसको लिए तैयार नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, आइसोलेशन फैसिलिटीज नहीं थे, कोई इफेक्टिव एंटीवायरल एजेंट्स भी नहीं थे हम लोगों के पास। उस टाइम में वैक्सीन के लिए आदमी लेने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो इतनी सारी चीजें थी जिसके लिए करके हुआ है। इसको बाद क्या हुआ, जब एक वायरस मल्टीप्लाई करता है शरीर के अंदर में घुस के, जब वो संख्या में अपना वृद्धि करता है, जब वो वृद्धि करेगा अपना संख्या, तब तक उसको अंदर कुछ न कुछ उसको जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आएंगे। जब चेंजेस आते हैं तो इसको हम बोलते हैं जो म्यूटेशन। When there is a change in the genetic composition of the virus, we call it a mutation during its multiplication. जब वो अपना मल्टीप्लाई करता है तो उसको जीन में चेंजेस होते हैं। जब चेंजेस होते हैं तो हम उनको बोलते हैं जो म्यूटेशन। ये म्यूटेशन अक्सर होते रहते हैं। इस वायरस में भी 1800 से ज्यादा म्यूटेशन हो चुके हैं, लेकिन सब म्यूटेशन नुकसानदायक नहीं होता। जब कोई म्यूटेशन इंसान के लिए नुकसानदायक होता है तब हम उसको बोलते हैं वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न और म्यूटेंट्स ऑफ कंसर्न। माने ये म्यूटेंट या ये वेरिएंट उद्वेग की कारण है, चिंता का कारण है। ऐसे कई सारे वेरिएंट्स है, जैसे यूके यूनाइटेड किंगडम वेरिएंट, अफ्रीकन वेरिएंट, यूएसए का कैलिफोर्निया वेरिएंट, ब्राजील वेरिएंट। इस सब वेरिएंट जो है, इस वेरिएंट की वजह से वायरस के प्रॉपर्टीज में चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है, हमारा हिंदुस्तान में भी 4 डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। तो इस सब वेरिएंट्स को हम बोलते हैं वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस वेरिएंट्स देयर इज चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द वायरस। व्हिच प्रॉपर्टी, उसको स्ट्रक्चर में, उसको शक्ल में परिवर्तन हुआ है, उसको पैथोजेनिसिटी में परिवर्तन हुआ है, उनको इन्फेक्टिविटी में परिवर्तन हुआ है। शक्ल में परिवर्तन होने का मतलब है जो हमारा बॉडी में जो एग्जिस्टिंग एंटीबॉडी है, वो एंटीबॉडी सही तरीके से उस वायरस को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाती है। दूसरा जो उसको पैथोजेनिसिटी में चेंज हुआ है, मतलब दे कैन स्ट्रांगली बाइंड विद द रिसेप्टर, उस सेल के साथ अपने आप को बाइंड करता है बहुत स्ट्रांगली, और सेल के अंदर जल्दी घुस जाता है और सेल के अंदर बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है, इसलिए उसको संख्या बढ़ जाती है। उससे टिश्यू डैमेज होने का, लंग का डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा, इन्फेक्टिविटी बढ़ गई है। इन्फेक्टिविटी का मतलब है कि एक आदमी से दूसरे आदमी में संक्रमण पहले जो फर्स्ट वेव में था उस टाइम में सोचा गया था कि एक आदमी से 2 से 2.5 आदमी तक वायरस से इन्फेक्शन होने एवरेज होता है। लेकिन इस बार जो आया है म्यूटेंट, जो वेरिएंट्स आए हैं, इनसे 5 से 7 आदमी तक एक वायरस, एक आदमी से दूसरे आदमी को इवन 5 से 7 आदमी तक एक वायरस संक्रमित हो सकती है। तो इसीलिए इसके संक्रमण का जो रेट है वो रेट भी बढ़ गया है। और क्या चेंजेस आए हैं? चेंजेस आए हैं जो पहली वेव में हम लोग इतने एंटीबायोटिक और इतने स्टेरॉयड यूज नहीं करते थे। आज के दिन में
हम लोग एंटीबायोटिक पे बहुत चीज कर रहे हैं कि मरीजों की संख्या बढ़ गई है, बहुत ज्यादा मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो हम उनको बहुत सारे एंटीबायोटिक दे रहे हैं। साथ साथ में उसको साइटोक्राइम स्टॉर्म न हो, इसके लिए हम उनको स्टेरॉयड दे रहे हैं। इसके अलावा हमारा हिंदुस्तान को बोला जाता है कि हिंदुस्तान इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज के कैपिटल माना जाता है। इस एस्टिमेटेड है 5 से 6% पॉपुलेशन हिंदुस्तान का डायबिटिक या प्री डायबिटिक है। इतने डायबिटिक संख्या है हमारा देश में, जे अगर डायबिटिक आदमी में ये जो वायरसेस का संक्रमण भी ज्यादा होता है, और उनको और भी इन्फेक्शन, जैसे आजकल आप लोग सब सुन रहे हैं जो ब्लैक फंगस, तो ये ब्लैक फंगस का या दूसरे फंगस के इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, जिनमें ये चीज मैंने जिनमें ये डायबिटीज होती हैं। तो डायबिटीज क्योंकि शुगर का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है, और ये फंगस शुगर को पसंद भी करते हैं और खाते भी हैं, इसीलिए वो इसको लेकर के जिनमें डायबिटीज है उसमें बहुत अच्छी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत अच्छी तरह से इन्फेक्ट करते हैं। और तीसरा है कि हम आजकल पेशेंट को स्टेरॉयड दे रहे हैं। तो स्टेरॉयड की वजह से हमारा शरीर का जो इम्यूनिटी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो क्षमता कम हो जाती है। इसलिए किसको स्टेरॉयड देना है, इसको बारे में भी ज्ञान होना चाहिए, और जिनको जरूरत है उन्हीं को स्टेरॉयड मिले, जिनको जरूरत नहीं है उनको स्टेरॉयड ना मिले। सबको हम लोग स्टेरॉयड देना शुरू कर देते हैं। यूजुअली मोस्ट ऑफ द 80% पेशेंट्स जो है दे डोंट नीड स्टेरॉयड, उनको स्टेरॉयड की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम लोग बहुत आदमी को ओवर एंथुसियास्टिक होकर के, ताकि उनको साइटोकाइन स्टॉर्म न हो, ये सोच करके पहले से हम उनको स्टेरॉयड दे देते हैं। तीसरा है, हम उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं। तो एंटीबायोटिक देने से क्या होता है, आप लोग समझ लीजिए, हम लोग को शरीर में जितने सेल्स हैं उससे कई गुना ज्यादा हमारे शरीर में बैक्टीरिया है। और ये जो बैक्टीरिया है, इनको 99% बैक्टीरिया हमारा शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ये बैक्टीरिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा शरीर को सहायता करता है, मदद करता है, ताकि हमारा शरीर ठीक से बना रहे, हमारे शरीर में इन्फेक्शन ना हो। तो ये जो हम बहुत सारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं, इस एंटीबायोटिक देने के लिए ये जो रक्षक माइक्रोब्स हैं या बैक्टीरिया हमारे शरीर में है, इनको डेथ हो जाती है, ये मर जाते हैं। इससे संक्रामक वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनको संख्या बढ़ जाती है, प्लस वायरसेस के वायरसेस का और फंगस का भी संक्रमण होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिनको एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। इसको हम बोलते हैं ब्रेक थ्रो माइकोसिस या ब्रेक थ्रो इन्फेक्शन। मैंने हमने एंटीबायोटिक लिए जिस एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, हमने एंटीवायरल लिए जिसको हमको जरूरत नहीं है, हमने एंटी फंगल लिए जिसको हमको जरूरत नहीं है, लेकिन हम ले लिए तो उसको वजह से हमारा जो नॉर्मल बैक्टीरिया है, नॉर्मल जो फंजाई है, ये मर जाते हैं। इसमें जो खतरनाक वाले बैक्टीरिया और खतरनाक वाले जो फंगस है, ये हमारे शरीर में घुस जाते हैं और घुस के इन्फेक्शन करते हैं। तो इसीलिए हम लोग तो जैसे मूंगफली खाते हैं, चनाचूर खाते हैं, इसी तरह का एंटीबायोटिक खाते हैं। कोई भी बुखार हो गया, आप देखिए कि आदमी का जब रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन या कुछ होता है, बुखार, तो बुखार बहुत से बुखार में एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होता। लेकिन कोई भी बुखार हो जाए, जाने अनजाने या ओवर द काउंटर मिलता है, फार्मेसी में जाकर खरीद लिए, फार्मासिस्ट से पूछ लिए बुखार आ रहा है क्या देना है, एक एंटीबायोटिक दे दो, तो एंटीबायोटिक दे देता है, तो हम लोग एंटीबायोटिक ले लेते हैं। तो ये जो मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक, ये भी एक रीजन है जो फंगल इन्फेक्शन बढ़ने का। और ये फंगल इन्फेक्शन जो बोलते हैं, ये जो ब्लैक फंगस बोलते हैं, एक्चुअली किताब में ब्लैक फंगस बोलकर तो कोई फंगस नहीं है। एक ग्रुप ऑफ फंगस है जो पिगमेंटेड है, डार्क ब्राउन गोल्डन कलर होते हैं, उसको हम लोग डिमेटिशियस फंजाई बोलते हैं। वो जब आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो कराते हैं तो उसको पीछे के साइड में काले रंग होते हैं, बहुत आदमी उसको करते हैं। लेकिन म्यूकर यूजुअली डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ब्लैक फंगाई, बट प्रोबब्ली इसको ब्लैक फंगाई इसीलिए नाम दिया गया है जो ये टिश्यू डैमेज करता है। जब टिश्यू डैमेज करता है तो टिश्यू में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से वो टिश्यू काले हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। तो हो सकता है इसके वजह से इसका नाम ब्लैक फंगाई दिया गया हो। दूसरा ब्लैक जैसे था, हम लोग जब प्लेग हुआ था तो प्लेग में जानते हैं कितने आदमी मरे थे? 5 से 6 करोड़ आदमी यूरोप में मरे गए थे। यूरोप का पॉपुलेशन आधे हो गए थे ब्लैक की वजह, कि ब्लैक मैंने
ब्लैक की वजह से, तो उसको कहा जाता है ब्लैक डेथ। जिस बीमारी में डेथ ज्यादा होती है उसको भी हम ब्लैक डेथ बोलते हैं, उसको भी, उस ऑर्गेनिज्म को भी हम नाम ब्लैक फंजाई या ब्लैक बैक्टीरिया, ब्लैक नाम देते हैं। इसी को वजह से इसका नाम ब्लैक फंगस, क्योंकि इसमें मोर्टेलिटी बहुत हाई होते हैं। नॉर्मली अगर जब हम एक आदमी इम्यूनो कॉम्पिटेंट है, जिसको शरीर के प्रतिरोधक क्षमता ठीक है, उसमें ये ब्लैक फंजाई नहीं होता। क्योंकि हमारे शरीर में अगर इसके स्पोर घुसते भी हैं, क्योंकि ये ब्लैक फंजाई सब जगह मिलेंगे आपको, खेत खरिहान में, आपको घर में जहाँ पर आप रहते हैं, आपको बगीचे में, आपको हवा में है। आप कोई भी स्पॉइल्ड ब्रेड आप 2 दिन बाहर रख दीजिए, देखिए उसमें आपको फंगस ग्रो कर जाएंगे। तो ब्लैक फंगस सब जगह है, हम चाहें कि इससे बच जाए तो इसमें क्या है, जो रहते हैं, लेकिन हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता है, तो हमें ब्लैक फंगस से इंफेक्शन होने का चांसेस नहीं के बराबर है। लेकिन जब हमारा बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, तब ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। जब हमारे शरीर में हमारे जब डायबिटीज होती है, शुगर लेवल जब अनकंट्रोल्ड होते हैं, तब ब्लैक फंगस होती है। तो इसीलिए पहली चीज है, अगर किसी पेशेंट को शुगर की बीमारी है तो पहला काम है हमारा शुगर कंट्रोल हो। शुगर कंट्रोल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सेकंड, अगर उस पेशेंट को स्टेरॉयड चल रही है तो हमको देखना पड़ेगा उसको जरूरत स्टेरॉयड का है कि नहीं। अगर ज्यादा, अगर जरूरत के हिसाब से स्टेरॉयड का डोज हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी तो, अगर जरूरत नहीं है तो टेपर करके हमको बंद कर देनी पड़ेगी। अगर जरूरत है तो उसको हम क्या लो डोज से उसको हम टिश्यू डैमेज या साइटोकाइन स्टोन को प्रिवेंट कर सकते हैं कि नहीं, ये भी हमें देखने पड़ेंगे। और तीसरा है, जब ये फंगस की वजह से जहां पर भी इन्फेक्शन होता है, हम सोचे उसको एम्फोटेरिसिन बी दे दें, ये दे दें, ठीक हो जाएगा। नहीं, जब तक वो टिश्यू डैमेज टिश्यू को हम वहां से नहीं सर्जरी करके या डिब्राइडमेंट करके जब तक नहीं रिमूव करेंगे, तब तक वहां पर एंटी फंगल एजेंट घुस नहीं पाएंगे, फंगस मरेगा नहीं। इसीलिए सर्जिकल इंटरवेंशन, स्पेशली डिब्राइडमेंट एंड रिमूवल ऑफ द टिश्यू इज इम्पोर्टेंट। तो ब्लैक फंगस से बचने का 3 तरीके। एक है, पहली तरीका है जे हम अपनी शुगर को कंट्रोल रखें, शुगर को चेक करें। बहुत प्री डायबिटिक पेशेंट, जब इन्फेक्शन होता है, प्रेगनेंसी आती है, तो प्री डायबिटिक पेशेंट भी डायबिटिक हो जाते हैं। तो हम चेक करें अपने ब्लड शुगर, जब हमें डायबिटीज तो नहीं है या शुगर तो नहीं बढ़ा हुआ है तो उसको कंट्रोल करें। और स्टेरॉयड बिना डॉक्टर के एडवाइस का न लें, या डॉक्टर के स्पेशलिस्ट के एडवाइस। डॉक्टर भी तो आजकल सभी बन गए हैं कोरोना के लिए, हर एक आदमी कुछ न कुछ नुस्खा बता देते हैं। तो बात न सुन करके स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करके ही स्टेरॉयड का प्रयोग की जाए, और स्टेरॉयड को जितना कम से कम जहां जरूरत हो वहीं पर ही यूज हो। और तीसरा है अर्ली डायग्नोसिस, जिसको डायग्नोसिस सब जितनी जल्दी हम डायग्नोसिस करेंगे, और जितनी जल्दी हम एंटी फंगल शुरू करेंगे, उतना ही इसका रिकवरी रेट या ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कहावत है, अगर 5 दिन बीमारी सहित कोई आदमी रहा, 5 दिन के बाद अगर उसको डायग्नोसिस हुआ या ट्रीटमेंट शुरू हुआ, तो उसको मोर्टेलिटी कई गुना बढ़ जाते हैं। इसीलिए अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस करना है। हो सकता है कोई वक्ता होंगे जो अलग से होंगे, ईएनटी वाले, वो बताएंगे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, जैसे नाक का मुंह के एक साइड में सूजन, वहां पर दर्द, आंख में लालीपन, कभी नाकों से डिस्चार्ज, ये भी आ सकते हैं। कभी कभी लाख में कुछ नहीं तो एक ब्लैक स्पॉट जैसे दिखाई देता है, टर्मिनेट के ऊपर ब्लैक हो जाते हैं, जिसको हम ब्लैक एस्कर बोलते हैं। कभी कभी हार्ड प्लेट में ब्लैक एस्कर हो जाते हैं। तो ये जो हमारा ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, वो नाक से एंडोस्कोप डाल करके इसको अच्छी तरह डायग्नोसिस भी कर सकते हैं, और एंडोस्कोपी के माध्यम से सर्जरी करके भी इसको टिश्यू को निकाल सकते हैं। और टिश्यू को जांच करके तुरंत एक माइक्रोस्कोप के नीचे देख करके ही डायग्नोसिस हो जाता है ये ब्लैक फंगस है। तो इसीलिए ब्लैक फंगस से जो अगर डायग्नोसिस हो जाए तो उसको तुरंत इलाज किया जाए। इलाज के लिए दवा भी अवेलेबल है, 2-3 तरह के दवा हैं, 3 दवा हैं जो वायरल फंगस के अगेंस्ट में काम करते हैं। आजकल क्राइसिस है, क्योंकि कोई नहीं समझ रहा था इतने केसेस आएंगे, लेकिन इतने केसेस आ जाने की वजह से वो एंटी फंगल एजेंट्स की भी कमी है। लेकिन फिर भी अगर जुडिशियसली हम लोग यूज करें, जिनको जरूरत है उन्हीं को दें। यही नहीं जो डायबिटीज के पेशेंट है, कोविड हो गया, ठीक होकर चला गया, देखा जाता है अरे हमको ब्लैक फंगस ना हो जाए तो हमको भी कुछ
फंगस वाला दवा दे दो। तो ये जो प्रोफाइलेक्टिकली देने का पहले से ही दवा दे दो, इसका कोई नियम या कोई गाइडलाइंस नहीं है। इससे क्या होगा, फंगस में रेजिस्टेंस ड्रग का मिसयूज होगा और फंगस में रेजिस्टेंस डेवलप करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और जब असली बीमारी होगी तब हो सकता है ये एंटीफंगल उसमें काम न करे। इसीलिए बिना डॉक्टर के परामर्श का, बिना बीमारी का एंटीफंगल न लें। अब हम अगर वेरिएंट्स के बारे में बात कर रहे थे, जो वेरिएंट्स तो पहले बताए थे, तो अभी हमारा जल्दी जल्दी ये बता दीजिए क्या क्या वेरिएंट्स हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में अभी जो वेरिएंट्स हैं, एक है डबल म्यूटेंट वेरिएंट। तो डबल म्यूटेंट का मतलब है कि इसको जो स्पाइक प्रोटीन के जीन है उसमें 2 म्यूटेशन हुए हैं, केवल 2 ही नहीं, बेसिकली इसको 18 म्यूटेशन इसमें है, लेकिन 2 म्यूटेशन ऐसे हैं जिस म्यूटेशन की वजह से इसके सरफेस प्रोटीन में कुछ चेंजेज आए हैं, बदलाव आए हैं, और इसके लिए करके हमें एंटीबॉडी न्यूट्रलाइज करने का थोड़ा क्षमता कम हो जाती है। ये एक डबल म्यूटेंट हमारे देश में है। दूसरा जो हमारा देश में है वो है यूके वेरिएंट। यूके माने यूनाइटेड किंगडम। स्पेशली आप लोग जानते हैं पंजाब के बहुत आदमी लंदन में रहते हैं, यूके में रहते हैं, यूके से आए होंगे, तो वहीं से हो सकता है ये वायरस हमारे देश में इंपोर्ट हुआ होगा, उन्हीं के साथ आया होगा। आने के बाद वो भी काफी कॉमन है, स्पेशली पंजाब एरिया में, दिल्ली में, हरियाणा में, उस जगह पर ये यूके म्यूटेंट भी काफी मिले हैं। एक है आंध्र प्रदेश म्यूटेंट जो आप देख रहे हैं, जो नारंगी कलर का, ये आंध्र प्रदेश म्यूटेंट यूजुअली आंध्रा का कुर्नूल एक जगह है वहां पर मिला था। शुरू में साउथ इंडिया में ये सबसे ज्यादा यही वेरिएंट था। अब ग्रेजुअली इस वेरिएंट कम हो गया है। डबल म्यूटेंट वेरिएंट इज द प्रीडोमिनेंट टाइप। फिर एक है जो लाल रंग के नीचे है, ये है बंगाल वेरिएंट है। इसमें भी 2 म्यूटेशन के साथ साथ कुछ न्यूक्लियोटाइड्स का डिलीशंस भी, अच्छे न्यूक्लियोटाइड का डिलीशंस है। तो इसका वजह से ये जो वायरस म्यूटेशन हुए हैं, ये म्यूटेशन इज वन ऑफ द रीजन फॉर द सेकंड वेव। अगर थर्ड वेव की बात हम करते हैं, थर्ड वेव से हमें बचना है तो हमें क्या करना है, हमें ये जो ट्रांसमिशन के रेट है आजकल जो एस्टिमेटेड है, जो एक आदमी से 5-6 आदमी तक संक्रमित हो सकते हैं, इस रेट को घटाना है। घटाने का तरीका क्या, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जब कम होगा तो वायरस का मल्टीप्लीकेशन कम होगा। वायरस का मल्टीप्लीकेशन जब कम होगा तो म्यूटेशन के चांसेस भी कम है, क्योंकि वायरस नॉर्मली म्यूटेट नहीं करता है। जब उस सेल के अंदर घुस करके मल्टीप्लाई करता है तभी वो म्यूटेट करता है, तभी उसमें म्यूटेशन होते हैं। तो हमें जब हम किसी को एक दूसरे से इन्फेक्शन ना होने दें, इसको हम माने, तो क्या होगा, वायरस का म्यूटेशन भी नहीं, वायरस मल्टीप्लाई नहीं करे, वायरस का म्यूटेशन भी नहीं होंगे। तो इसीलिए वायरस को म्यूटेशन, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। आई होप अभी नंबर हमारा कम हो गया, 4 लाख से ऊपर पर डे था, अब हम 2 लाख से नीचे 1,70,000 तक आ गए हैं, 2 लाख के नीचे आ गए हैं। एंड वी आर ऑप्टिमिस्टिक द नंबर विल कम डाउन एंड द चांसेस ऑफ थर्ड वेव इज लेस इफ वी फॉलो द कोरोना प्रोटोकॉल। अगर कोरोना का गाइडलाइंस के जो प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें चांसेस बहुत कम है। इसीलिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसको हमको मानना पड़ेगा। दवाई के साथ साथ हमारा प्रधानमंत्री जी बोलते हैं जो कड़ाई भी करनी है, तो ये भी कड़ाई होनी चाहिए। कोरोना का प्रोटोकॉल मानना चाहिए, अननेसेसरी गैदरिंग नहीं हो, बिना मास्क के कोई बाहर न निकले, बिना जरूरत के बाहर न निकले, जरूरत हो तभी बाहर निकले। अगर हम कोरोना अपना हाथ को साफ सुथरा रखें, घर को साफ सुथरा रखें, जो जो मैंने चेंज जगह है जहाँ जहाँ वायरस को छींक या बाकी चीज से आदमी को आने के चांसेस ज्यादा है, उस सब सर्फिसेस को हम क्लीन रखें। अगर हम इस सब कोरोना का पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं तो वी आर होपफुल जे हो सकता है थर्ड वेव ना आए। अगर थर्ड वेव आएगा, वायरस म्यूटेट करेगा, तो वी डोंट नो, हो सकता है वो वायरस का जो रोग संक्रमक क्षमता और ज्यादा कई गुना बढ़ जाए। हो सकता है उसको अगेंस्ट में हमारा अभी जो वैक्सीन है, वैक्सीन काम करता है, हो सकता है उसको काम करना भी कम हो जाए। हो सकता है जो अभी हम रेमडेसिविर या बाकी जो एंटीवायरल एजेंट दे रहे हैं, हो सकता है ये भी काम ना करे। तो वी डोंट नो,
about that, but we have to be careful. We have to take all the precautions. जो precautions है वो precautions को हमको मानना है. हम जब इसको फॉलो करेंगे, पहले अगर फर्स्ट वेव में हम लोग इसको फॉलो करते तो सेकंड वेव नहीं आता. अब जब सेकंड वेव आया है, हम लोग को पता चल गया है कि सेकंड वेव कितना भयंकर है और कितने आदमी को डेथ हुए हैं. तो थर्ड वेव हो सकता है इससे भी भयंकर है. तो उसको बचने के लिए हमें कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा. एंड लास्टली आई विल से there is no reason to panic, but there is every reason to take precautions. डरने का बात नहीं है, बात है हमें प्रिकॉशंस लेने का. जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस लेने का जरूरत है. थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन.